मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको प्रथम वर्ष के पूर्व के वीडियो से ज्ञात हुआ होगा कि अभी हम मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेम मार्गी अथवा सूफी शाखा के महत्वपूर्ण प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनके यहाँ प्रेम तत्व का वर्णन विशेष रूप से प्राप्त होता है। ये जो आपके सामने पहले दो वीडियो में आपने देखा होगा कि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने बात की थी, जीवन परिचय के बारे में बात की थी, रचनाएं, विचारधारा। आज हम बात करना चाहते हैं, इनकी चौथा बिंदु है काव्य परंपरा का विकास, और बाद में बात करेंगे उद्देश्य व निष्कर्ष की। जब इनके काव्य परंपरा के विकास की जब हम बात करते हैं तो इसके काव्य की पहले विशेषताएं जो आपके सामने मैं पहले संक्षिप्त में बता चुका हूँ, उनमें 6 बिंदु आपके सामने हैं। इनकी जो काव्य परंपरा की विशेषताएं जो सभी में हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला बिंदु इसमें है प्रतीक पद्धति में प्रेम कथा का चित्रण। दूसरा, भारतीय प्रेमाख्यानकों की परंपरागत शैली का इन्होंने अनुसरण किया है। सूफी प्रेम साधना का इन्होंने गुणगान किया है। प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवाद और भारतीय नारी का भाव चित्रण इनके यहाँ प्राप्त है। विद्यार्थियों, ये काव्य परंपरा का विकास की जब हम बात करते हैं, इन विशेषताओं के साथ में और भी अन्य विशेषताएं इसमें समाहित होती हैं। मुख्यता की दृष्टि से अभी इन्हीं को लिया है। देखिए, कुतुबन इस परंपरा के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम है मृगावती। चौपाई दोहे के क्रम में लिखी गई है और इस प्रेम गाथा में ये 16वीं शताब्दी का मध्यकाल था। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। पहले कवि हैं इस परंपरा के जायसी से पूर्व के कुतुबन, उनकी हम बात कर रहे हैं। इस कहानी, चूँकि आपको पहले बता चुके, इनकी विचारधारा के में क्या है कि क्लेवर कथा वस्तु हिंदू प्रायः राज परिवार से लिया गया है। उसी का जायसी का यहाँ से पूर्व का रूप कुतुबन में प्राप्त है। चंद्रनगर के राजा गणपति देव का राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का चित्रण इसमें प्राप्त है। इस कथा के अनुसार कवि ने प्रेम मार्ग में त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक या भक्त के ईश्वरीय प्रेम की एकनिष्ठता और उत्कटता को प्रदर्शित किया है। हर कथा में बीच में इनकी विचारधारा के अनुसार सूफियों के जो मसनवी फारसी शैली के कुछ रहस्यमय आध्यात्मिक आभास भी प्राप्त होते हैं। इसकी कहानी पर मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कहानी इसकी काफ़ी लंबी है, और सारांश यह है कि ये राजा गणपति देव का पुत्र मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित होता है, और ये राजकुमारी जो थी उड़ने की विद्या जानती थी।
लेकिन अनेक कष्ट झेलने के उपरांत ये राजकुमार उस राजकुमारी को खोजते खोजते उस तक पहुंचता है। एक दिन वो राजकुमारी अपनी उड़ने की या आकाशगामी कोई विद्या के प्रभाव से वह राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई, अदृश्य हो गई। अब राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकला। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने एक रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। किसने? ये राजकुमार ने। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा और कुछ समय बाद मृगावती और रुक्मिणी दोनों को लेकर के ये साथ पहुंचते हैं एक जगह, सुख से अपना जीवन जीते हैं। कुतुबन की मृगावती नाम की ये एक कृति बहुत महत्वपूर्ण कृति है। ये सूफी प्रेम मार्गी निर्गुण धारा की यह प्रथम रचना मानी जाती है। इसके पश्चात एक कवि आते मंझन। वो मंझन की रचना है मधुमालती। अब इसमें भी मृगावती के समान ही 5 चौपाइयों अर्थात अर्दालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम आता है। इसकी काव्य शैली के अनुसार मृगावती की जो कल्पना शक्ति है कथा वस्तु की, उसकी तुलना में मधुमालती की कल्पना विशद और विस्तृत है। साथ में हृदयग्राही भी अपेक्षाकृत है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी इसकी बहुत जटिल और लंबी है। संक्षिप्त में इतना समझना चाहिए कि कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र मनोहर होता है। वह इस अप्सराएं जो रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्सारी में रखाई। एक राजकुमार कौन? सूरजभान का पुत्र मनोहर है। वो सो रहा होता है, अप्सराएं रातों रात में आती हैं और उस सोए हुए पुत्र को, सूरजभान के पुत्र को, एक नगर है महारस नाम का नगर, वहाँ की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी मतलब उसके महल में रख के आती है। जब दोनों मिलते हैं जगने पर, एक दूसरे पर मोहित होते हैं, अपना परिचय होता है, उनका अनुराग उत्पन्न होता है और एक दूसरे के साथ साथ सो जाते हैं। और अगले दिन या रात्रि में ही एक अगले पहर में अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर वापस छोड़ आती हैं। जब सुबह होने पर इधर राजकुमारी उधर राजकुमार दोनों प्रेम बस व्याकुल होते हैं। कथा अब इस प्रेम मार्गी धारा काव्य परंपरा की यहीं से शुरू होती है। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा। समुद्र मार्ग से यात्रा की। तूफान आए, उनके इष्ट जो मित्र थे इधर उधर बह गए, लेकिन धीरे धीरे एक लकड़ी के पाटे पर बहता हुआ जंगल में जा लगा। वहाँ एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। वहाँ देखा कि वह राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे राक्षस उठा करके ले आया था। तो इस कुमार ने अपने ओज और तेज से उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। उस प्रेमा ने मधुमालती का पता बता करके कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगी।
इस प्रकार से वह प्रेमा को लेकर के अपने नगर में आती है। अब ये जो प्रेमा है, इसका पिता तो इस राजकुमार मनोहर से शादी करना चाहता है, लेकिन ये कहती है नहीं, ये मेरी सखी का प्रेमी है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, ये मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। खैर आगे इनमें मिलन हो जाता है। इस तरह से ये कहानी चलती है। और भी इसमें कई विविधताएं कहानी में हैं। इतना स्पष्ट है कि प्रेमा और ताराचंद एक दूसरा कैरेक्टर है, उसके साथ विवाह होता है और इधर मनोहर और मधुमालती का विवाह होता है। अब बात इस परंपरा की, सूफी परंपरा की बात यह है कि नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना इस कथा की सर्वप्रमुख विशेषता है। इस रचना में मंझन कवि ने जन्म जन्मांतर और योन्यांतर, योनियों के भी जो एक योनि से दूसरी योनि के बीच में प्रेम की अखंडता को दिखाया है। यह सिद्ध करता है मंजन कवि प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता को मंडित करना चाहते थे। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। मंजन के शब्दों में देखत ही पहचाने तो ही यही रूप जेई छंद्रियो मोई, यही रूप बुत अहे छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति यो सियु, यही रूप त्रिभुवन कर सियु, यही रूप प्रगटे बहु वैसा, यही रूप जग रंग नरेशा। ईश्वर की व्यापकता का इसमें चित्रण है। और विरह का चित्रण भी बड़ा विकट है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्ति की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधक के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। क्या कहते हैं मंजन कवि, देखिए। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे तपारा, विरह की जगत अमिर था जाही, विरह रूप यह सृष्टि समाही, नैन विरह अंजन जन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही विरला जग कोई, जाय शरीर विरह दुख होई। इस प्रकार जिसके हृदय में विरह होता है उसके लिए संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में दिखाई देती है। गजमोती रत्नों का अपार संग्रह इसके प्रेम के सागर में ही प्राप्त होता है। प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में ये भाव इसी प्रकार से हैं और यह रचना मृगावती के पश्चात और जायसी के पद्मावती के बीच की रचना है। क्योंकि जायसी के पहले के 4 काव्यों को उल्लेख आता है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। मृगावती मधुमालती का पता सबको है। शेष 2 रचनाओं के सिर्फ नामोल्लेख ही मिलते हैं, रचनाएं अप्राप्त हैं। अब जायसी का जो उद्धरण दिया गया है
जायसी ने जो दंड दिया है उसमें मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत का नाम है। और खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि इस प्रकार की कृतियों पर नाम मिलते हैं। एक उस्मान की चित्रावली, उस्मान कवि की चित्रावली में मधुमालती का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि चित्रावली उसके बाद की रचना है। पद्मावत से पहले, जायसी का पद्मावत है, उससे पहले मधुमालती जन जन का कंठहार थी, लोक में गाई और एक मनोरंजन के रूप में जानी पहचानी जाती थी। इसका प्रमाण एक यह है कि जैन कवि थे हुए हैं बनारसी दास, जिन्होंने अर्धकथानक नाम से हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा लिखी, जो पद्य में है। उन्होंने अपने आत्मचरित अर्धकथानक में संवत 1660 के आसपास अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस स्वीकार किया है कि मृगावती और मधुमालती की पोथियों को हम पढ़ाया करते थे और उससे कुछ पैसे मिलते थे जिससे हम अपनी अय्याशियां करते थे। खैर, इस प्रकार से ये सूफी प्रेममारी काव्य परंपरा है। यही काव्य परंपरा जायसी के यहाँ पद्मावत के तौर से पहले प्राप्त होती है। यद्यपि जायसी का पहला जो इनकी कृति है वो है आखिरी कलाम, जो फारसी में उन्होंने पहले लिखी थी और 1528 ईस्वी के लगभग, ये जब बाबर का समय था, लिखी गई थी। बाबर बादशाह की इसमें प्रशंसा है और कवि ने अपने जन्म का उल्लेख भी इसमें किया है। लेकिन इनकी ख्याति का आधार है पद्मावत, और पद्मावत में शाही वक्त शेरशाह सूरी की प्रशंसा है और 1540 के आसपास इसका 1540 से 45 जो शेरशाह सूरी का समय है उसके दौरान ऐसा लगता है कि ये रचना का उन्होंने सृजन किया है। ये ध्यान रखना चाहिए, पद्मावत का एक बंगला अनुवाद पद्मावत क्योंकि अवधी भाषा में लिखी गई है, कुछ इसके अंश फारसी में भी हैं, लेकिन इसकी ख्याति का एक आधार है कि पद्मावत का बंगाल में इसका प्रभाव हुआ और वहाँ अराकान राज्य के वजीर थे मगन ठाकुर ने उन 1650 के आसपास बंगला में अनुवाद इसका करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में और ये प्रश्न नंबर 88 पर यह उल्लेख किया है और 2015 का संस्करण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कुल कहते हैं 90 से 27 खैर, अब बात आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पाठालोचन से संबंधित बात है, हम इस बात में नहीं जाएंगे अभी। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी में ही मिली हैं और जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह से लिखे हुए हैं, लिखावट का अंतर है। अब मूल बात जो है जायसी के पद्मावत के संदर्भ में वह यह है कि ये जायसी अपने समय के सिद्ध फकीर तो थे ही और एक अपना अंत का जीवन उन्होंने
बड़े ही फकीरी में और निकाला। जन्म से काने देखने में कुरूप, जैसा कि पिछली वीडियो में भी इशारा किया था। और मोई हसैया कोह रही, ये जब शेर शाह सूरी ने इनसे कहा था तब इस पर उन्होंने यही जवाब दिया था और सभी वो इनके मुरीद हो गए थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत के बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक जानना जरूरी है कि एक शब्द इनकी रचना है अखरावट। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तात्विक चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की जो एक अविरल यशस्वी जीवन का आधार है पद्मावत, इससे सिद्ध होता है कि उनका हृदय कितना कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। इसमें क्या लोक पक्ष, क्या अध्यात्म पक्ष, दोनों में ही गूढ़ता है, गंभीरता है, सरसता है और विलक्षणता है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया। वो चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। उसने हृदय के स्पर्श को कम छुआ और चोट ज्यादा की। मनुष्य के बीच में जो रागात्मक संबंध है वह उनके द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इस धारा के कवियों का नाम लेना ही पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य किया। और ये बात रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी के प्रख्यात आलोचक हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 88 और 89 पर वो लिखते हैं, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। कबीर और जायसी की यहाँ पर तुलना है। क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी? कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी, जिसे जायसी ने पूरी किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार से अभी हम ने बात की सूफी काव्य परंपरा के विकास के संदर्भ में। जायसी की पद्मावत पर हम बात प्रारंभ करें उससे पहले हमें एक बात ये और ध्यान में रखना चाहिए कि पद्मावत पूरे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में एक मील का पत्थर या माइलस्टोन ग्रंथ है। पद्मावत के बारे में आपको और विशेष जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही।